वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज मामले में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस की मांग को रद्द कर दिया है। क्या है पूरा मामला और दोनों कंपनियों को कितनी बड़ी राहत मिली है, पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। साल 2012 में कैबिनेट ने वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को मंजूरी दी थी। जिन टेलीकॉम कंपनियों के पास 4.4 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा का स्पेक्ट्रम था, उनको इसको स्पेक्ट्रम को लिबरलाइज करने के लिए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज देना था। सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर ये चार्ज लगाया गया था। 2013 में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसको वसूलने के नोटिस दिए थे। उसके बाद कंपनियों ने इसको चैलेंज किया था। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके मामले की सुनवाई करी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोडाफोन और एयरटेल दोनों के ऊपर लगाए गए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे इन कंपनियों को करीबन 20,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीबन 11,000 करोड़ रुपए का वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज लगा था, जबकि भारतीय एयरटेल के ऊपर करीबन 9,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम चार्ज लगा था। तो इन कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम चार्ज नहीं देना। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा इन कंपनियों की जो बैंक गारंटी है उसको वापस कर दिया जाए। तो जल्दी ही दूरसंचार विभाग इन कंपनियों की बैंक गारंटी को वापस कर सकता है। लेकिन ये भी बता दूं कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सरकार और कंपनियां इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं दायर कर चुकी है। तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वहां पर इसका फैसला होना अभी बाकी है। और आइए अब देखते हैं पश्चिम एशिया का क्या हाल है। पश्चिम एशिया में लगी आग अब थोड़ी बुझती सी दिखाई दे रही है। ईरान और इजराइल ने आज एक दूसरे पर पहले तो हमले किए, लेकिन ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद अब दोनों ने ही हमले रोकने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि डील पर बातचीत फाइनल स्टेज में है और कोई भी बेवकूफ़ी से हालात बिगड़ सकते हैं। इससे पहले भारत ने भी नए हमलों पर चिंता जताई थी। डिटेल के लिए लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, बताइए वेस्ट एशिया में इस वक्त क्या चल रहा है और फाइनली क्या अपडेट्स वहां माने जाएं? देखिए, 1 घंटे पहले तक जो हालात थे उसमें अचानक से एक बड़ा बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि ईरान ने कहा जी हम हमले नहीं करेंगे जब तक कि आप लेबनान पर हमला नहीं करते, हम भी शांति से बैठेंगे। उधर इजराइल ने कहा है कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे तो हम भी आप पर हमला नहीं करेंगे। तो दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। शर्त यही रखा है कि आप पहले हम पर हमला ना करें। तो ये एक शुभ संकेत या राहत वाले संकेत आप कह सकते हैं। इस बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है। उनका कहना है कि ना तो हमने युद्ध क्षेत्र को छोड़ा है, ना तो हमने नेगोशिएशन टेबल को छोड़ा है। यानी ना तो बातचीत को हमने छोड़ा है और ना तो युद्ध क्षेत्र को छोड़ा है। यानी हर चीज के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। तो ये भी एक संकेत है कि अगर बातचीत करना चाहे तो उसके लिए हम आगे आकर के बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब से पहले दरअसल हुआ क्या कि पिछले 24 घंटे में अचानक से सीज फायर औपचारिक तौर पर तो नहीं खत्म किया गया, लेकिन दोनों देशों का एक दूसरे पर हमला काफी तेज हो गया। ईरान का इजराइल पर, इजराइल का ईरान पर, लेबनान में हमला तेज हो गया, लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमला तेज हो गया। तो लग रहा था कि सीज फायर खत्म हो जाएगा और फिर से हम लोग करीब 100 दिन पहले वाली स्थिति में वो पूरा क्षेत्र पहुंच ना जाए, इसकी संभावना काफी बन गई थी। कई सारे इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑयल रिफाइनरी जैसे चीजों पे हमला होना शुरू हो गया था। लेकिन अचानक से ट्रंप ने जब देखा कि हालात काफी ज्यादा बिगड़ रहा है तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला करना बंद करें। उसके बाद कुछ देर बाद, करीब 1 घंटे बाद, ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों देश इस बात पर राजी हो कि हमला नहीं करेंगे और बातचीत करेंगे, बहुत जल्द शांति वार्ता की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 24 से 48 घंटे जो पीछे बीता है, ये काफी कह सकते हैं चिंताजनक स्थिति थी। नाजुक हालात बन चुके थे, लेकिन अभी फिलहाल हालात थोड़े से काबू में आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये स्थायी चलता है तो इस अच्छा संकेत माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी के साथ आज आवाज अड्डा में इस पर देखिए एक बड़ी चर्चा। फिर भिड़े इजराइल ईरान, टूटा युद्ध विराम, और शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए।
और अब बात करते हैं आज के बाजार की। तो खराब ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में काफी प्रेशर देखने को मिला। बाजार में चौतरफा बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स 719 अंक गिर गया और निफ्टी 244 अंक फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा कमजोरी देखने को मिली, जबकि बैंकिंग शेयरों पर भी दबाव बना रहा। कैसा रहा आज के बाजार का विस्तृत हालचाल, बता रहे हैं रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से आज मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर 1% के दबाव के साथ बंद हुआ है। बैंक में थोड़ी गिरावट कम थी, लेकिन यहां पर भी 0.25% का दबाव देखने को मिला है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी 1.5 से 2% की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो सारे ही इंडेक्स यहां पर लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8% से ज़्यादा के मूव देखने को मिले और पूरा मार्केट आप अगर देख लीजिए, एफएमसीजी, आईटी, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल्स, यहाँ पर भयंकर बिकवाली देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर आईटी पैक्स है विप्रो 8% से ज़्यादा का दबाव यहाँ पर देखने को मिला। फ्राइडे को बायबैक के रिकॉर्ड डेट थी, वहाँ से प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ आज भी नजर आया। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर भी गिरावट। अगर फूड डिलीवरी काउंटर्स की बात करें तो इटर्नल में भी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। आज के अगर गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिस्ट में हेल्थ केयर सेक्टर से मैक्स हेल्थ केयर में गेंस देखने को मिले। इसके अलावा पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और बीईएल जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। अगर आज देखें तो मेटल में प्रेशर देखने को मिला। कुछ काउंटर्स की बात करें तो नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टेनलेस और वेदांता जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने मेटल को डिसअपॉइंटमेंट दिया। और अगर आज के ऑटो लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज, संवर्धना, मदरसन ये थे जो लूजर साइड में भारी पड़े। तो ये था आज का मार्केट। और अब बात करते हैं टीएमसी की। टीएमसी के विधायकों के बाद अब ममता के सांसदों ने भी बगावत का झंडा उठा लिया है। ममता बनर्जी के 20 सांसद बागी हो गए हैं। इन बागी सांसदों ने एनडीए में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं पल्लवी घोष। बताइए पल्लवी, क्या चल रहा है टीएमसी में, क्या होने वाला है? किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ममता बनर्जी का जो कब्जा रहा है तृणमूल कांग्रेस पर, वो कब्जा इतना ढीला होता जाएगा। जिस समय वो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए आई हुई है, उसी समय थोड़ी देर दूरी में भूपेंद्र यादव के घर पे एक अहम बैठक होती है। उस अहम बैठक में राज्यसभा के बहुत सारे सांसद जो तृणमूल कांग्रेस के हैं और कुछ लोकसभा के सांसद भी शामिल थे। और ऐसे में सुखेंदु शेखर रॉय जो एक समय पे ममता बनर्जी के बहुत करीब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से भी और अपने राज्यसभा सीट से भी। इसका मतलब उपचुनाव होंगे और उस उपचुनाव में आंकड़े बीजेपी के पास ही होगा। इसके चलते बीजेपी के जो आंकड़े हैं राज्यसभा में वो बढ़ जाएंगे और उनके लिए आसान होगा। लेकिन हम बात करते हैं लोकसभा में। एक समय ममता बनर्जी के बहुत करीबी रहते हुए काकुली घोष दास्तेदार ने भी एक चिट्ठी लिख डाला स्पीकर के ऑफिस में, जहाँ पे उनका ये दावा है कि 20 सांसद मेरे साथ हैं और ये 20 सांसद अब एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने उधर एक चिट्ठी लिख डाली जहां पे उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी हैं नेता वहां के तो लोकसभा के, तो ऐसे में काकुली घोष दास्तेदार कैसे ऐसा कह सकती है। अब बात लीगल भी हो गया है, पॉलिटिकल भी हो गया है दोनों पार्टियों के बीच, और ये साफ है कि ममता बनर्जी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती और लड़ाई अब ये है कि कैसे वो तृणमूल कांग्रेस को एकजुट करके रखे। शुक्रिया पल्लवी। बढ़ते हैं आगे और अगली राजनीतिक खबर दिल्ली से ही। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के अलावा कई और विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक से आम आदमी पार्टी और डीएमके ने दूरी बनाए रखी। करीब 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बैठक में 25 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। इंडिया गठबंधन एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेगा। इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने नीट और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में
भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। इधर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर हमला बोला है। में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। 10 जून 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के एक बड़े रिकॉर्ड का दिन है। 10 जून को नरेंद्र मोदी सरकार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर जनता से लगातार जनादेश हासिल करते हुए सत्ता में बने रहने का यह सफर अब 8,930 दिनों से भी आगे निकल चुका है। आखिर इस लंबी राजनीतिक यात्रा की कहानी क्या है, देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र में सत्ता का सबसे बड़ा आधार जनादेश होता है। कोई भी नेता पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन बार बार जनता के बीच जाकर चुनाव जीतना अलग बात है। यही वजह है कि लगातार चुनावी वैधता किसी भी राजनीतिक नेतृत्व की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा को बीजेपी और उसके समर्थक इसी नजरिए से देखते हैं। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार चुनावी जीत हासिल की। 13 वर्ष तक वो गुजरात के सीएम रहे और 2014 में देश की कमान संभाली। इसके बाद 2019 और 2024 में भी लगातार जनादेश मिला। समर्थकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों भूमिकाओं में लगातार जनादेश मिलना जनता के विश्वास का संकेत है। यही कारण है कि 8,930 दिनों का ये सफर भारतीय लोकतंत्र में एक अलग राजनीतिक अध्याय के रूप में लिखा जाता है। भारतीय राजनीति में लंबे कार्यकाल के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन निर्वाचित नेतृत्व की निरंतरता अपेक्षाकृत दुर्लभ रही है। मोदी की राजनीतिक यात्रा इसी संदर्भ में चर्चा का विषय बनती है। समर्थकों के लिए ये विकास, संगठन और नेतृत्व क्षमता की स्वीकृति है, जबकि आलोचक इसे मजबूत चुनावी मशीन थी और राजनीतिक रणनीति का नतीजा मानते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक लगातार चुनाव जीतते हुए सत्ता में बने रहने का यह सफर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो चुका है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए भव्य स्कीम में आवेदन कर सकेंगे। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना है। सरकार ने इसके लिए 33,600 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। आपको बता दें कि भव्य स्कीम की गाइडलाइन
पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। इसका उद्देश्य औद्योगिक ढांचे को तेज गति से विकसित करना और निवेश क्षमता का लाभ लेना है। ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर के एक्सपोर्टर्स में जबरदस्त उत्साह है। उनका कहना है कि यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ जैसे ही ट्रेड डील लागू हो जाएगी, एक्सपोर्ट में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर की निगाहें अब नए होने वाले एफटीएज पर टिकी हैं। एक्सपोर्टरों का मानना है कि ओमान के साथ ट्रेड डील और यूके, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ संभावित एफटीए इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करेंगे। हाथों का हुनर कुछ ऐसा है जिसका आज एआई के जमाने में भी फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी की पूरी दुनिया दीवानी है। और भारत ने जिस तरह से एक के बाद एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे खासतौर से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए एक्सपोर्ट के बड़े दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर अनिल सांखवाल का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी होने से भारतीय हैंडमेड ज्वेलरी की मांग बढ़ सकती है। ये जो एफटीए है ना, इसका 2 फोल्ड फायदे हैं। एक तो फायदा ये कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट उस कंट्री को क्या होगा, उसकी कंट्री की कितनी कैपेसिटी है, एक वो फायदा है। एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है। मैं समझता हूँ सर, ऑर्डर बुक के अंदर भी हमारे को 25 से 30% का फर्क इमीडिएट पड़ेगा। आने वाले कल में 50% का फर्क पड़ सकता है। वहीं टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग भी इन समझौतों को गेम चेंजर मान रहा है। घरेलू मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि एफटीएस की वजह से भारत को वियतनाम, बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के मुकाबले बेहतर मौके मिल सकते हैं और ओवरऑल एक्सपोर्ट $16 बिलियन सालाना से $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर यूके के लिए एफटीए साइन हो जाता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैं आपको एश्योर करता हूं, क्योंकि यूके इज अ मार्केट जहां पर कि हमारे इंडियन मर्चेंडाइज इतना बिक रहा है। मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, ज़ारा हो गया, इटाम हो गया, इवांस हो गया, डेबनस हो गया, सो टॉप शॉप हो गया, सुपरडाई, इतने ब्रांड्स हैं जो सारे हमारे से माल खरीदते हैं। अगर ये एफटीए साइन हो जाता है तो आई कैन श्योर यू कि 25 से 30% इंक्रीज हो जाएगी गारमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर। एफटीएस के जरिए आने वाले बड़े मौके को भुनाने के लिए एक्सपोर्टर तैयार है। हालांकि उनका कहना है कि सरकार को कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए, तभी बड़े ऑर्डर्स को कम से कम समय में पूरा करने में भारत चीन का मुकाबला कर पाएगा। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। सीबीएसई की लापरवाही से देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद कैसे छात्र परेशान हो रहे हैं। 12वीं के बाद का सफर अंधेरा जैसा लग रहा है और विदेश में पढ़ाई का सपना भी दूर हो रहा है। देखिए अहमदाबाद की एक स्टूडेंट की सच्ची कहानी। यह है कथित मेहता। इनको दोहरी मार पड़ी है। पहले पेपर लीक के चलते नीट एग्जाम कैंसिल हो गया। बाद में 12वीं के रिजल्ट ने भी निराश किया। कोचिंग में कथित स्टार बैच का स्टूडेंट रहा। 11वीं में 85% और 12वीं के प्रीलिम्स में 80% मार्क्स आए, लेकिन फाइनल में आए सिर्फ 69%। कथित फोरेंसिक साइंस फील्ड में 90% स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन परीक्षा और मूल्यांकन में गड़बड़ियों के चलते अब बुरी तरह से फंस गया है। पहले अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते तो मुझे 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती, पर अभी जिस हिसाब से मेरे मार्क्स आए मुझे सिर्फ 50-51% जितनी स्कॉलरशिप मिल रही है और उसमें भी मेरे 1 करोड़ जितने पहुंच रहे हैं। तो अभी उतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरा अभी यूएस जाने का तो प्लान ड्रॉप हो चुका है। 12वीं में कथित के पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी बहुत कम मार्क्स आए हैं। री इवैल्यूएशन के लिए बार बार सीबीएसई की वेबसाइट पर चक्कर लगाने में 3 दिन खर्च हो गए। आज इनके माता पिता भी मानसिक तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 11th में उसके 80% थे। ये लास्ट जो प्रीलिम बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें भी उसके 80% थे। हमने 85+ एक्सपेक्ट किया हुआ था और उसकी जगह उसको 69% आया है। तो बच्चों के ऊपर जो मेंटली बर्डन पड़ता है, वो बर्डन को वो कैसे झेलेंगे और हम उसको कैसे साथ में रह के उसका बर्डन थोड़ा कम कर पाए, इसी का हम सोचते हैं।
सीबीएसई के लिए भले ही ओएसएम गड़बड़ी तकनीकी है, लेकिन अभिभावक और छात्र के लिए जिंदगी का सवाल बन जाता है। गड़बड़ी के चलते कथित जैसे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। समय रहते अगर सीबीएसई इस गलती को सुधार लेता है, तभी जाकर ऐसे युवाओं को न्याय मिल पाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। फिलीपींस में शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता वाले इस भूकंप में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के जोरदार झटकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कुछ इमारतें ढह गई हैं। सामने आए वीडियोस में इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरते देखा जा सकता है। भूकंप के बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं विशेषज्ञों ने आने वाले घंटों और दिनों में भूकंप के दोबारा तेज झटके आने की आशंका भी जताई है। मुंबई के दादर इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक बस हादसा हुआ। दादर वेस्ट के प्लाजा सिनेमा के पास एक बेस्ट बस अचानक अनियंत्रित हो गई। बस ने एक कार, एक 2 व्हीलर और उसके बाद पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सुबह करीब 10:45 पर हुई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मुल्लांपुर टेस्ट में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। भारत ने अफगानिस्तान को महज 3 दिन में पारी और 300 रनों के करारी शिकस्त देकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 564 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम दोनों पारियों में भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में मात्र 152 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में प्रदर्शन और खराब रहा। दूसरी पारी में टीम महज 112 के स्कोर पर सिमट गई। दूसरी पारी में 8 बल्लेबाज ऐसे रहे जो दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार कर सके। भारत की तरफ से टेस्ट मैच में डेब्यू करते हुए मानव सुथार ने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 7 विकेट झटके, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी खबरों पर रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।